हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मतलब जेनेटिक्स पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी होती क्या है, इसको हमने दो भागों में बांटा है, दो भागों में इसको हमने डिवाइड करा है। सबसे पहले आनुवांशिकता या वंशागति। आनुवांशिकता या वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, अर्थात माता पिता का गुण, जो माता पिता का गुण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा है, पहला तो आनुवांशिकता या वंशागति और दूसरा होता है विभिन्नता या विविधता। यह जनक और संतति के लक्षणों की क्या है, अवस्था है। दूसरी बात होती है विभिन्नता या भिन्नता, मतलब उनमें एक तो होता है पूरी श्योरिटी, जैसे कि विभिन्नता और भिन्नता में एक तो होता है पूरी श्योरिटी के साथ पूर्ण रूप से संचरित, तब तो कोई बात नहीं होती है। परंतु साथियों भिन्नता या विभिन्नता मतलब उनके लक्षणों में क्या है, भिन्नता, और वह भिन्नता कैसी है, किस प्रकार की है, ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं तो उसमें क्या भिन्नता रह जाती है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो भिन्नता भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, शारीरिक कोशिका भिन्नता और जनन कोशिका भिन्नता। ठीक है, क्योंकि शारीरिक कोशिका भिन्नता ये क्या है साथियों, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होती है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, ये शारीरिक कोशिका में क्या है, शारीरिक कोशिका में आती है। दूसरा, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है ना। तीसरा, जैव विकास में सहायक नहीं है। चौथा, इसे उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, यानी कि जो शारीरिक कोशिका होती है वो शारीरिक कोशिका में आती है, और दूसरा ये क्या है, शरीर मतलब कि ये अगली पीढ़ी में क्या है, स्थानांतरित नहीं होती है, स्थानांतरित नहीं होती है, केवल शरीर के बनावट में इसमें बदलाव आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनन कोशिका विविधता। जनन कोशिका विविधता ये जनन कोशिका में आती है, ये क्या है, जनन कोशिका में आती है और यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तीसरा, यह जैव विकास में सहायक होती है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल मानव के बालों का रंग और मानव के शरीर की लंबाई। तो मान लो ये एक पीढ़ी है, इन पीढ़ी से दो पीढ़ी में संचरित, मतलब कि यह एक पीढ़ी है, इन पीढ़ी से दो और पीढ़ी, जैसे कि मानव के बालों का रंग और मानव के शरीर की लंबाई। तो शारीरिक कोशिका में क्या होता है, शरीर के बनावट में बदलाव आता है, और ये जनन कोशिका जो होती है ये क्या होती है, जनन पर आधारित होती है ये। ठीक है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक होती है, जैसे मानव के बालों का रंग, मानव के शरीर की लंबाई, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो जैसे कि यह एक पीढ़ी है, इन पीढ़ी में एक पीढ़ी से दो पीढ़ी में, मैं यहाँ पे आपको जैसे समझाती हूँ, जैसे कि मान लो ये एक पीढ़ी है, ठीक है, ये एक पीढ़ी है, इस पीढ़ी से दो हमें प्राप्त हुए, दो पीढ़ी और प्राप्त हुई। ठीक है, दो पीढ़ी और मिल रही हैं, और इन पीढ़ियों से फिर हमें दो पीढ़ी और मिल रही हैं, यानी कि दो और प्राप्त हो गई। ठीक है, ऐसे करके, है ना, ये प्राप्त होती जा रही हैं। तो जैसे कि मान लो ये एक पीढ़ी है, इस पीढ़ी से हमें दो पीढ़ी और प्राप्त हो गई हैं, और इनमें भी हमें दो पीढ़ी और प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन, बदलाव आते जाएंगे। मतलब यहाँ जब तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें कुछ ना कुछ भिन्नता, कुछ ना कुछ मतलब कि विविधता उसमें क्या है, दिखाई देती गई, है ना। इसका कारण क्या है, विविधता का कारण क्या है, इन विविधताओं पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये जो विविधताओं पर अध्ययन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किया था। तो वे विभिन्नता जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जैसे जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो विभिन्नताएं होती हैं कि कितने प्रकार की होती हैं, इसमें दो प्रकार से इसमें परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले विभिन्नता जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे लैंगिक या अलैंगिक, कोई सा भी जनन हो उनके द्वारा क्या होती हैं, ये विभिन्नता है परिलक्षित होती हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन, यह एक क्या है, सरल प्रक्रिया है। इसमें क्या है, एक जीव की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हुआ इसमें जनन विविधताएं कम होंगी, क्योंकि एक ही जीव से हमारा काम हो जाता है। इसमें एक ही जीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति कर सकता है इसमें। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन की, इसमें क्या होती है, विविधताएं कम होती है, और डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है, क्या होता है प्रतिकृति का मतलब, फोटो
फोटोकॉपी, ठीक है। तो फोटोकॉपी के टाइम क्या होता है, न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जो त्रुटियां होती हैं वो बहुत ही कम पाई जाती हैं, ठीक है। अब लैंगिक जनन में क्या है, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें अपेक्षाकृत विविधता अधिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें तो एक ही पीढ़ी एक ही इंसान से काम हो सकता था, एक ही जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर सकता था। लेकिन इसमें क्या है, दो लोग मिलके यानी कि मेल फीमेल दोनों मिलके क्या करते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपेक्षाकृत उनकी विविधता कि ज़्यादा होगी। दूसरा, इसमें क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के द्वारा विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं मेंडल। सबसे पहले मेंडल कौन थे मेंडल, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इसको आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिलिसियन नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी गिरजाघर में पादरी थे। वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। विश्वविद्यालय से लौटने के बाद इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, शोध किया था तथा ब्रून सोसाइटी के सामने इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर शोध कार्य के परिणाम को उनके सामने रखा था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1884 में, यानी कि 1884 में। अब ये कुछ आनुवांशिक शब्दावली हैं, जैसे कि इनको शब्द को किसने सबसे पहले बोला, जेनेटिक शब्द किसने दिया था, बैटसन ने, और हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर ने, और जीन जॉनसन ने क्या दिया था, जीन शब्द दिया था। अब बात करते हैं मेंडल की सफलता का कारण, यानी कि मेंडल जो था उसे सफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था। यहाँ केवल मेंडल ने जो है वो उनको सफलता किस कारण मिली थी, ऐसा क्या कारण था सफलता मिलने का उनका। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या करा था, मेंडल जो था उन्होंने एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया था, अध्ययन किया था। और दूसरा है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया था। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानीपूर्वक किया था। अब देखो मैं बात करती हूँ, मेंडल ने क्या करा था, एक समय पर एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। मतलब उसने जल्दीबाजी नहीं बताई, उन्होंने एक साल में एक ही लक्षण का एक अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के साथ आंकड़ों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था। मेंडल ने क्या करा था, साइंस के साथ साथ मैथ को भी मिक्स करके उसका सावधानीपूर्वक सांख्यिकी अध्ययन करके उनका मिक्स विश्लेषण किया था। और पौधे का चुनाव, यानी कि तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव में सावधानीपूर्वक किया था। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे को अपने सही चुना था। मेंडल ने, उनकी सफलता का ये कारण था। यहाँ पर मेंडल ने जो मटर के पौधे को चुना था, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दोस्तों चयन करना, कि जैसे कि आप इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, अच्छा है। तो सबसे बड़ी बात होती है, आपकी सफलता का जो कारण होता है वो होता है चयन, कि आप चयन किस प्रकार कर रहे हैं। अगर आप चयन अच्छा करेंगे तो आपको सफलता जल्दी ही हासिल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं संकरण प्रयोगों के लिए मटर का चुनाव, यानी कि मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों करा था। सबसे पहला पॉइंट है, मटर एक वर्षीय पादप है। मटर जो है वो क्या है, एक वर्षीय पादप है। दूसरा, मटर के पादप का आकार छोटा होता है। तीसरा, मटर के बीजों की संख्या अधिक होती है। चौथा, मटर द्विलिंगी पादप है, स्वपरागण पाया जाता है। पांचवा, मटर के पुष्पों में परागण आसानी से होता है। और छठा, मटर के पौधों में कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। यानी कि इसके लिए मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों करा। इसका है, मटर एक वर्षीय पादप है। जो मटर होता है वो एक वर्षीय पादप है, एक वर्ष तक ही वो मटर का जो समय होता है वो एक वर्ष का ही होता है। मटर के पादप का आकार छोटा होता है। तो मटर के पौधे का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो वह ज़्यादा स्थान नहीं घेरता है। उसकी उम्र भी 1 साल होती है, और मटर के जो पौधे का आकार होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा स्थान नहीं घेरेगा। अगर हमने कोई दूसरा पौधा ले लिया जो मोटा हो, लंबाई में भी बड़ा हो, तो इसका मतलब वो स्थान भी ज़्यादा घेरेगा। तो उन्होंने एक ऐसे पौधे को चुना जो जगह भी कम
कम घेर रहा है और उसकी उम्र भी 1 साल है। मतलब अगर हमने एक ऐसा पौधा ले लिया जिसकी 40 साल उम्र है, तो तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। उसका रिजल्ट हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे? तब तक तो हम खुद भी बूढ़े हो जाएंगे, तो उसका हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने क्या करा, एक ऐसे पादप को चुना जो 1 वर्षीय है और उसका आकार भी क्या है, छोटा है, ताकि उसका रिजल्ट भी जल्दी ही उसको मिल सके। और मटर में बीजों की संख्या भी अधिक होती है, वह द्विलिंगी भी होता है पादप है और स्वपरागण भी पाया जाता है। मटर के पुष्पों में परपरागण आसानी से होता है। मटर के पौधों में कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। अब बात करते हैं वो 7 लक्षण, यानी कि 7 लक्षण उन्होंने 7 वर्ष में करे थे। एक लक्षण करने में उनको 1 वर्ष लग गया था। तो वो क्या क्या थे उसकी हम बात करते हैं, वो कौन कौन से लक्षण थे। तो पहला है पादप की लंबाई। पादप का लक्षण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अब पहला है पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब आप ये कहोगे प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो पहली पीढ़ी से चले तो गए हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं, पहली पीढ़ी से ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं लेकिन हमें दिखाई भी देते हैं। वो होते हैं, इनका मतलब जो दिखाई देते हैं वो होते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण पादप की लंबाई, लंबा इसमें, और अप्रभावी लक्षण में बौना। दूसरा पुष्प की स्थिति अक्षीय यानी कि प्रभावी लक्षण में अक्षीय का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर, और अप्रभावी लक्षण में शीर्ष यानी कि ऊपर की ओर, टॉप मतलब। तीसरा है पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग प्रभावी लक्षण में बैंगनी और अप्रभावी लक्षण में सफ़ेद। और फली की आकृति प्रभावी लक्षण में फूली हुई, अप्रभावी लक्षण में पिचकी हुई। 5वां है फली का रंग, प्रभावी लक्षण में हरा, अप्रभावी लक्षण में पीला। और 6वां है बीज की आकृति, प्रभावी लक्षण में गोल, अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार। और 7वां है बीज का रंग, प्रभावी लक्षण में पीला और अप्रभावी लक्षण में हरा। ठीक है, अब बात करेंगे हम मेंडल के वंशागति के आनुवंशिक शब्दावली के बारे में हम बात करेंगे। तो आनुवंशिक शब्दावली में पहला शब्द आता है जीन। वह कारक जो किसी एक लक्षण, जीन किसे कहते हैं, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द को क्या है, जॉनसन ने जीन नाम दिया। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी यानी कि कैपिटल टी लंबापन और स्मॉल टी पौनापन है। अब बात करते हैं समयुग्जी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि दोनों टी कैपिटल और दोनों टी स्मॉल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें तो क्या होता है, समयुग्मजी में तो क्या है, दोनों समान होते हैं, और विषम युग्मजी में विपरीत होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य प्रति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीन प्रारूप। किसी सजीव की आनुवंशिक या रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो F1 यानी कि पहली पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। और अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो है F1 पीढ़ी में यानी पहली पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं एकल संकर संक्रमण। ये क्या होता है, ये वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संक्रमण कहते हैं। और द्विसंकर जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। त्रिसंकरण जिसमें 3 लक्षणों की 3 संकरण लक्षणों की क्या करता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और बहुसंकर संकरण यानी कि जिसमें बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वह होता है बहुसंकर संकरण। ठीक है, ये बात करी हमने। अब बात करते हैं मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में। मेंडल के वंशागति का नियम, तो मेंडल के वंशागति का नियम तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रभाविकता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल के वंशागति का नियम मेंडल ने कहा कि 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे, इसका मतलब दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी। तो ये मान लो, जैसे कि इसमें हम बात करते हैं, इधर मैं आपको समझाती हूँ प्रभाविकता का नियम। जैसे कि मेंडल ने कहा कि दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी इन्होंने क्या कर दिए, मैंने यहाँ पे खड़े कर दिए। ठीक है, विपर्यासी ये दोनों मैंने खड़े कर दिए। अब इसमें से हम एक टी ले लिया हमने इधर, और इसमें से एक स्मॉल टी ले लिया, इन दोनों को मर्ज कराया तो एक स्मॉल और एक
कैपिटल टी प्राप्त हुआ, यानी कि अशुद्ध लंबा हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें पहली पीढ़ी प्राप्त हो गई। यहाँ पर एक लंबा मतलब कि यहाँ पर एक ये क्या हमें अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, क्योंकि ये अशुद्ध लंबा क्यों है? अशुद्ध लंबा ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक छोटा एक बड़ा है, और शुद्ध में क्या होता है, दोनों या तो कैपिटल होंगे या तो दोनों स्मॉल होंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये प्रथम पीढ़ी। अब इनमें क्या करा हमने, एकल संक्रमण कराया, तो ये हो गया एकल संकर संक्रमण। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ पर कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा द्विसंकरण इसका कराएंगे, दोनों पीढ़ियों का। ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने ले लिया, इसको हमने पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया इन दोनों को भी अलग कर दिया। अब इस टी का संक्रमण हम किससे कराएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी से, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से, स्मॉल टी का कैपिटल टी से, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोनों कैपिटल टी और एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल और दोनों कैपिटल। तो एक शुद्ध लंबा एक अशुद्ध, ये दोनों अशुद्ध लंबे और शुद्ध दोनों। तो अगर हमको इनका लक्षण प्रारूप निकालना होगा तो 3:1। कैसे 3:1 कैसे आएगा, यहाँ पे 3 लंबे हैं यहाँ पे और एक बौना है, क्योंकि ये तीनों क्या है, शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबे, तीनों लंबे हैं और ये क्या हो गया, एक बौना है। तो इसका लक्षण प्रारूप जो होगा वो होगा 3:1। ठीक है, अब बात करते हैं हम पृथक्करण का नियम। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। F1 इसमें क्या होता है, पहली पीढ़ी में परिणाम नहीं दिखाई देता है, लक्षण नहीं दिखाई देता है, तो इसका दूसरी पीढ़ी से हम संक्रमण कराते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम, यानी तीसरे नियम के बारे में। तो इसको द्विसंकर संक्रमण भी कहते हैं। ये दो लक्षणों के बीच में होता है। अब जैसे कि देख लो, हमने RRYY शुद्ध गोल और पीले, और शुद्ध झुर्रीदार और हरे, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इनका क्या कराया हमने, वो कराया संक्रमण कराया। तो इसमें क्या हो गया, हमको क्या प्राप्त हुआ, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई। तो ये क्या हो गया, विषम युग्मजी गोल और पीले, ये हमको प्राप्त हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, F2 यानी कि सेकंड इसका संक्रमण कराएंगे। अब देखो RY एक मतलब आर भी कैपिटल वाई भी कैपिटल, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इन चारों को हम इसी तरीके से इधर लिख देंगे। इसको यहाँ पे ये यहाँ तीसरा और ये चौथा, इनका क्या कराएंगे, हम संक्रमण कराएंगे। तो RR दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरीके से हम क्या है, इन चारों का ऐसे संक्रमण करा लेंगे। रिजल्ट प्राप्त होगा हमको 9:3:3:1 लक्षण प्रारूप के रूप में। तो गोल पीले गोल हरा, झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा, ये हमको क्या है, लक्षण प्रारूप इसका प्राप्त हो जाएगा। अब जीन प्रारूप हमें प्राप्त होगा 1:2:2:4:1, 1:2:1:1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 9 और 3 12, 13 14 15 और 16। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 4 8 4 3 12 4 2 16। तो हमारा मतलब कि लक्षण प्रारूप सही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।